हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं श्रेष्ठ क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपना राजस्थान जीके वाला जो बैच है उसकी आज क्लास नंबर 4 है, जिसमें भौतिक प्रदेश का पार्ट नंबर 3 अपन कवर करने वाले हैं। ये किन किन के लिए उपयोगी है? तो ये उन समस्त अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें राजस्थान का जीके आता है। उन सबको ये क्लास देखनी है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे सीईटी, वीडियो, पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, सब के लिए ये क्लास है, ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, ये मूल किताबों पर आधारित है। मूल किताबों पर स्टेटमेंट वाले जो लाइनें वगैरह वो सारी की सारी इसमें शामिल है। ये क्लास देखने के बाद में आपको कहीं दूसरी क्लास के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इन क्लासों से जुड़ जाइए और कंप्लीट सीईटी तक आप केवल क्लास से देख ले। आपकी सीईटी पार की गारंटी मेरी रहने वाली है। बिना किसी शुल्क के आप लोगों की सीईटी पार करवा दूंगा, ठीक है। आज तक की क्लास में अपन ने भौतिक प्रदेश के 2 पार्ट पीछे पढ़े थे, जिसमें पहला पार्ट अपना पश्चिमी मरुस्थल था, दूसरा पार्ट अरावली पर्वतमाला थी। अपन ने शुरू में पढ़ लिया था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, दूसरी थी अपनी अरावली पर्वतमाला, और तीसरा जो टॉपिक है वो था पूर्वी मैदान, जिसको अपन आज पढ़ेंगे। और इसके साथ में अपन हाड़ौती के पठार यानी दक्षिणी पूर्वी पठार को भी इस क्लास में देखने वाले हैं। क्लास को अंत तक शिद्दत से देखिए। नोट्स बनाने तो नोट्स बना लिए, बाकी ये जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाएगी। यदि निर्माण की मैं बात करूं तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। कौन कौन सी नदियों के द्वारा? चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, इनकी सहायक नदियों के द्वारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण हुआ है, यानी इन सब से मिलकर पूर्वी मैदान बनता है। विशेषता की बात करें तो यह विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का ही एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? तो गंगा के मैदान का हिस्सा है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, गंगा के मैदान का हिस्सा है। कौन है प्यारे साथियों? पूर्वी मैदान। इस मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्यन पठार तक बनाई जाती है। विंध्यन पठार के द्वारा इसकी सीमा को बनाया जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इसमें कौन कौन से जिला आते हैं? अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, जिसका नया नाम क्या कर दिया? श्री भर्तृहरि हरिनगर कर दिया है, डीग, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहां बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो ये तो दक्षिणी हिस्सा है, लेकिन ये दक्षिण का हिस्सा है, लेकिन है किसका? पूर्वी मैदान का ही भाग है। ये विशेष ध्यान रखना, जो माई वाला पार्ट है वो माई नदी पूर्वी मैदान का हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये बात विशेष ध्यान रखना। इस क्षेत्र को छोड़ दे, इस क्षेत्र को ही हाड़ौती कहते हैं अपने। बाकी जो ये कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्या है? पूर्वी मैदान है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? आपका पूर्वी मैदान में आते हैं। यदि अपन भौगोलिक आंकड़ों की बात करें तो अपन ने पीछे पढ़ लिया था कि ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भूभाग पर फैला हुआ है, और इसके अंतर्गत राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या निवास करता है। मतलब इस क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है। जनघनत्व क्या है प्यारे साथियों? सर्वाधिक है। पर्यावरण एवं कृषि की बात करें तो यहाँ की मिट्टी है वो जलोढ़ व दोमट मिट्टी है, जो कांप और कछारी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ पर गेहूं है, जौ है, चना होते हैं। ये स्टेटमेंट में लिखे हुए आ सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी मैदान के बारे में सही कथन नहीं है। तो यहाँ की मिट्टी जलोढ़ व दोमट है, यहाँ की जलवायु अति आर्द्र है, यहाँ के प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना है, यहाँ की औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से गलत कथन, यानी 4 स्टेटमेंट है, चारों से 4 क्वेश्चन भी बनते हैं और 4 स्टेटमेंट भी, चारों आपको याद करना है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ व दोमट है तो मिट्टी का क्वेश्चन तैयार आपका। जलवायु यहाँ की आर्द्र जलवायु है तो जलवायु वाला पोर्शन कंप्लीट। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ और चना है तो फसल वाला क्लियर। वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्षा। ये पिछली बार किस में पूछा था? ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, ठीक है ना।
भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसकी जो सामान्य ढाल है वो पूर्व की ओर है, इसकी ढाल है वो किसकी ओर है, पूर्व की ओर है। इसलिए यहाँ बहने वाली चंबल नदी है, बनास नदी है, वो सारी की सारी किसकी ओर जाती है प्यारे साथियों, पूर्व की ओर जाती है। यहाँ की औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर के बीच में मानी जाती है। यहाँ की इस प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, 200 से 500 मीटर है। सिंचाई की बात करें तो यहाँ कुओं द्वारा अधिक होती है और प्रमुख नहरें भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर इस क्षेत्र की प्रमुख नहर है। बाकी यहाँ पर कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, क्योंकि सर्वाधिक कुओं द्वारा सिंचाई होने वाला जिला कौन सा है, तो आप कहोगे जयपुर जिला है। कुओं और नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में 70%। ठीक है, चलते हैं आगे। इस प्रदेश की और प्रमुख विशेषता, यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट सबको याद रहता है कि ये किसके पूर्व में स्थित है, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। यह राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाग है, अभी बता दिया था। 23% भूभाग के ऊपर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। तो इधर जयपुर जिला है, सर्वाधिक जनघनत्व है, जयपुर है, उसके बाद में भरतपुर है, धौलपुर है, दौसा है। इस प्रकार के जिले हैं जहां का जनघनत्व सर्वाधिक है। यह राजस्थान का सर्वाधिक कृषि विकास वाला भूभाग है, क्योंकि यहां पर नदियां सर्वाधिक है, तो यहाँ का भूभाग और मिट्टी यहाँ की जलोढ़ है, तो सर्वाधिक कृषि होती है। यह राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक भाग है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। देखो आजकल आपको पता है कि पेपर है वो स्टेटमेंट लाइक आने लग गए, तो आपकी समझ आधारित आ रहे हैं, सीधा रटने वाला पर्सन नहीं है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट वहां लिखे हुए आ सकते हैं, तो ये समझ होनी चाहिए कि ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक वाला भूभाग है। अब ये बातें मैं तो लिखवा रहा हूं, बहुत सारे नोट्सों में नहीं लिखवाते हैं, तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, तो आप लोगों को इनको ध्यान रखना है। यह राजस्थान का सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला भूभाग भी है, क्योंकि यहाँ पर उद्योगों का विकास भी सर्वाधिक किया जा रहा है, जैसे भीलवाड़ा जिला है इन क्षेत्र में। नोट, इस मैदानी भाग में स्थित माही नदी के अतिरिक्त सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है। इस क्षेत्र की मैदानी भाग में कौन सी नदी आती है, मैंने अभी बताया था, माई नदी भी है। इस माई नदी को छोड़ दे तो इस क्षेत्र की सारी नदियां किस में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। और कारण क्या है कि इसकी ढाल है वो पूर्व की ओर है, इसका ढाल है वो किधर है, पूर्व की ओर इसका ढाल है। आगे चलते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विभाजन की बात करें तो इसके अंदर चंबल बेसिन आता है, बनास बेसिन आता है आपका, छप्पन बेसिन या जिसे माही का बेसिन बोलते हैं, और बाणगंगा बेसिन बोलते हैं। 4 नदियों से मिलकर पूर्वी मैदान का जो निर्माण होता है वो है कौन कौन सी, चंबल है, माही है, बनास है और बाणगंगा नदियों है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करेंगे अपन इसका पहला हिस्सा चंबल बेसिन। इसका निर्माण ये चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, किसके द्वारा, चंबल नदी के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, चंबल बेसिन नाम दे दिया गया। इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र के माइंडली आपको ध्यान रखना है, यानी राजस्थान का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से के अंतर्गत ये आ जाती है। तो चंबल का विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में विस्तृत है। स्थलाकृति की बात करें तो चंबल घाटी की स्थलाकृति पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। मतलब यहाँ पर क्या है, पहाड़ियां हैं और पठार है, इनसे इनकी निर्मित है। क्षेत्रफल, इस बेसिन का कुल एरिया लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बीहड़ों से प्रभावित है। पिछली क्लास में मैंने बताया था बीड़ अलग चीज होता है। बीड़ तो क्या है, चारागाह भूमि है जो शेखावाटी के अंतर्गत पाई जाती है, और बीहड़े ये चंबल में पाए जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना, ये कथन इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है कि इस बेसिन का कुल एरिया लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बीहड़ों से प्रभावित है। आजकल इस प्रकार के स्टेटमेंट्स है वो चालू हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने डिटेल क्लास ली है आप लोगों की। स्थलाकृति से संबंधित कुछ शब्दावलियां जो एग्जामिनर आप लोगों को पूछता है उनको मैं आज से करवा देता हूं कि किस प्रकार से स्थलाकृति आती है। चंबल नदी सबसे पहला है डांग या उत्कात स्थलाकृति, यानी बेडलैंड टोपोग्राफी। चंबल नदी के आसपास स्थित ऊंची नीची कृषि के अयोग्य भूमि को उत्कात स्थलाकृति कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं। आपने सुना होगा डांग का डाकू, ठीक है ना, वही। सर्वाधिक डांग भूमि करौली में है। करौली को डांग की रानी कहा जाता है। करौली का क्या कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो डांग भूमि है वो कहां पर है, करौली के अंतर्गत है। खादर, चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में
5 मीटर से लेकर 30 मीटर तक गहरे गड्ढे वाली भूमि को स्थानीय भाषा में खाद्र कहते हैं। बेसिन स्थल का वह भूभाग जहां नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है, वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। जैसे चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, मतलब उस नदी और उसकी सहायक नदियों जहां पर बहती है उस प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। बीएड द रेवेन्यूज, मतलब इसका निर्माण नदियों के प्रवाह के कारण मिट्टी में अत्यधिक कटाव, जिसे अपन अवनलिका अपरदन हो जाता है और गहरी गहरी घाटियां बन जाती है, जिनको अपन क्या कहते हैं? बीएड कहते हैं। नदी के प्रवाह के कारण मिट्टी के अत्यधिक कटाव, जिसे अपन अवनलिका अपरदन कहते हैं, उसी को बीएड कहा जाता है। विस्तार, ये बीएड चंबल बेसिन में चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। इनका विस्तार कहां तक है? बीएड चंबल बेसिन में चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। कौन? बीएड। बीएड डाकुओं की शरणास्थली कहलाती है। मुख्य प्रभावित जिले राजस्थान के मुख्यतः बीएड से प्रभावित जिले कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी जिले हैं। कौन कौन है? कोटा, सवाई माधोपुर और आपके बूंदी जिले, ये बीएड से प्रभावित है। और डांग की रानी कहाँ है? डांग की रानी है करौली। डांग की रानी कौन है साथियों? करौली। ठीक है ना। देखो ये इस प्रकार की भूमि बन जाती है, ये नदी बहती है, इसके आसपास के ये खूब बहुत सारे बीहड़ बन जाते हैं ऊंचे ऊंचे। दूसरा बेसिन अपना छप्पन बेसिन, जिसे अपन माही बेसिन के नाम से जानते हैं। नदी प्रवाह, यह माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस क्षेत्र से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, ये राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से स्रोत लिया गया है मेरा। जिलों के पुनर्गठन के बाद सलूम्बर जिला भी माही बेसिन क्षेत्र में आता है। माही बेसिन का क्षेत्र ध्यान रखना, माही नदी तो अपनी बांसवाड़ा और फिर उसके बाद में डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की सीमा तक ही जाती है, लेकिन बेसिन में आते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर और वर्तमान में सलूम्बर जिला। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है। असमतल क्षेत्र में सर्वत्र छोटी छोटी यहां पहाड़ियां पाई जाती है। पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण घाटियां एवं कई विस्तृत समतल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लाल मिट्टी का अधिक प्रसार है। ढाल पश्चिम की ओर है। ढाल कहाँ है? पश्चिम की ओर है। औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 400 मीटर औसत ऊंचाई है। चलते हैं आगे। क्षेत्रीय नामकरण, यानी इस क्षेत्र में इस बेसिन के अलग अलग नाम दिए गए हैं साथियों, अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई इसको वागड़ कहते हैं, कोई इसको कांटल कहते हैं, कोई इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। ये तीनों शब्द इंपोर्टेंट शब्द है। वागड़, यह क्षेत्र पहाड़ियों से युक्त तथा खटापटा होने के कारण इसे वागड़ पुकारा जाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है, जिसके कारण इसे बागड़ या वागड़ कहते हैं। ध्यान रखना ये वागड़ है। यदि ऊपर बिंदी आ गई तो ये शेखावती में चला जाता है बांगड़, ठीक है ना, और बिंदी नहीं आई तो ये बागड़ है। कांटल, प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। कांठल मैदान कहाँ कहते हैं? माही नदी को प्रतापगढ़ में कहा जाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीनतम नाम ही कांठल था। माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। वैसे नदियों में और पढ़ेंगे, लेकिन माही नदी को क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य के भाग में 56 नदी नालों एवं गांवों का समूह इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। और 56 की पहाड़ियां बालोतरा जालोर में है। ध्यान रखना ये 56 का मैदान है। वागड़ प्रदेश के ऐतिहासिक नाम में कुमारिका खंड या बागुरी प्रदेश या नागखंड कहते हैं। माई, सोम व जाखम के प्रवाह क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? कुमारिक खंड कहा गया है। पुष्प क्षेत्र, पुष्प लताएं वन होने के कारण इस क्षेत्र को पुष्प क्षेत्र भी कहा जाता है। व्याघ्र घाट, जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण इसे व्याघ्र घाट भी कहते हैं। लाट प्रदेश, चालुक्य वंश के राजाओं के शासनकाल में इसे लाट प्रदेश भी कहा जाता था।
पाताल देश या गुप्त प्रदेश ऋषि मुनियों के द्वारा इसे पाताल देश या गुप्त प्रदेश नाम दिया गया। ये तो आपने आज पहली बार लगभग सुना होगा कहीं से कि कुमारी के खंड भी कहा जाता है, पुष्प क्षेत्र कहा जाता है, व्याघ्र घाट कहा जाता है, लाट प्रदेश या पाताल प्रदेश कहा जाता है। कई बार आ जाता है कि चालुक्य वंश के राजाओं के शासनकाल के दौरान इसे लाट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये स्टेटमेंट आ जाता है सही है या गलत है। अब अपना काम चल रहा है वो डिटेल में चल रहा है, ऐसे नहीं है ऊपर ऊपर से। यहां तक पढ़ लोगे ना तो पर्याप्त है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन निकल के जाएगा तो वो फिर उससे कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लासें जीके के लिए पर्याप्त है। फर्स्ट ग्रेड तक ये राजस्थान जीके की क्लासें आपके लिए पर्याप्त होने वाली है। बनास बेसिन परिचय, यह मैदान बनास नदी में उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव है। कृषि के लिए यह मृदा उपयुक्त है क्योंकि जलोढ़ मृदा है। यहाँ ढाल पूर्व की ओर है। इसका ढाल किसकी ओर है? पूर्व की ओर है। औसत ऊंचाई 280 से 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अलवर पहाड़ी द्वारा सीमांकित उत्तर क्षेत्र होता है। 50 सेंटीमीटर का द्वारा पश्चिमी क्षेत्र का निर्धारण होता है। बनास बेसिन को दो भागों में बांटा जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। और विंध्यन कगार द्वारा सीमांकित होता है इसका पूर्व, यानी पूर्व में इसके विंध्यन कगार है। पश्चिम में से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बोल सकते हैं या फिर अरावली पर्वतमाला कह सकते हैं। उत्तर में इसको अरावली पर्वते अलवर पहाड़ी द्वारा सीमांकित होता है। बनास बेसिन को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो, जिसमें से एक है आपका मालपुरा करौली का मैदान। उत्तरी पूर्वी जो भाग है उसे अपन मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। और दूसरा है मेवाड़ का मैदान जिसे दक्षिणी भाग कहते हैं। मालपुरा करौली का मैदान में टोंक, सवाई माधोपुर में करौली जिलों में विस्तृत है। कहां कहां है? टोंक है, सवाई माधोपुर है और करौली है। विशेष बात कही तो एएम हेरोन ने इसे तृतीय पेनिप्लेन कहा था। ये विशेष है। दोनों एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं कि हेरोन महोदय ने मालपुरा करौली के मैदान को क्या नाम दिया है या बनास बेसिन को क्या नाम दिया है, तो तृतीय पेनिप्लेन कहा है। और मालपुरा करौली का मैदान है वो बनास बेसिन का ही भाग है। यह है मालपुरा टोंक, डिग्गी कल्याण जी जानते हो ना आप, वह करौली के मध्य विस्तृत उपजाऊ मिट्टी का एक मैदान है। चट्टाने कांपे मिट्टी निस्वशिष्ट चट्टानों से ये निर्मित है। यहाँ के बलुई पत्थरों का विदेशों में निर्यात होता है। औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। ढाल दक्षिणी पूर्व। जानते ना बनास वाली वो लेके आओ भाई, बनास वाली बजरी ले रहा हो। बनास वाली बजरी का भाव ज्यादा हुआ है ना सबसे ज्यादा, तो ये विदेशों में निर्यात होती है। इसका उत्खनन भी चल रहा है। दूसरा है मेवाड़ का मैदान, मुख्यतः भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में ये विस्तृत है। मेवाड़ में महत्वपूर्ण क्षेत्र में बाणगंगा बेसिन पढ़ेंगे। बनास बेसिन का यदि अपन क्षेत्र बात करें तो खेराड़, भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर क्षेत्र है, उसको खेराड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेराड़ कहा जाता है। दूसरा है माल खेराड़। खेराड़ तो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, माल खेराड़ है टोंक जिले का मालपुरा का क्षेत्र को माल खेराड़ कहते हैं। और चौथा है अपना बाणगंगा बेसिन। यह है बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है। जिले जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर में आते हैं। यहां पर सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मिलती है। यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ उपभाग माना जाता है। बाणगंगा वाला पूर्वी मैदान का सर्वाधिक उपजाऊ माना। उसके बाद में अपना चौथा पार्ट आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा आ जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी भाग है। प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता, नाम से भी पुकारा जाता है। यह पठार मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है। यानी मालवा का पठार, जो नाम सुना होगा आपने मालवा मध्य प्रदेश में, उसके पठार का ये एक हिस्सा है जिसे हाड़ा वंशी चौहानों का शासक था। ध्यान रखना ये चौहान शासक थे। चौहानों की एक शाखा थी हाड़ा, उस शाखाओं का ये क्षेत्र होने के कारण इसे हाड़ौती कहा जाता है। सिर्फ पठार क्या होता है? कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। पठारों का निर्माण एक विस्तृत भूभाग में किसी कारणवश ऊपर उठ जाने के कारण होता है। उत्पत्ति की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। किसका है? गोंडवाना का। पहले ही बात करके आए, राजस्थान के मुख्यतः दक्षिण पूर्व के 7 जिलों में इसका विस्तार है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। चित्तौड़गढ़ का रावतबाटा, भीलवाड़ा का बिजोलिया और पूर्वी बांसवाड़ा का ये क्षेत्र है।
क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% भूभाग है। जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% हिस्सा इस पे निवास करता है। मुख्य विस्तार कोटा संभाग के 4 जिलों में ही है। यह भौतिक भाग मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत ऊपर मालका पठार भी हाड़ौती के पठार का ही एक भाग माना जाता है। इसका ढाल है वो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। इस प्रदेश का ढाल किधर से है? दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है। इसकी ऊंचाई बात करें तो इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। यह अभी शायद रीट में कहीं पूछा गया था कि इस प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। कितनी है भाई? 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। मिट्टी व फसलों की बात करें तो यहां मिट्टी पाई जाती है वो काली, जिसे कपासी रेगुर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी लावा निर्मित है जो काफी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इस क्षेत्र में फसल की बात करें तो अफीम, सोयाबीन, कपास, जिसे सफेद सोना और यानी गन्ना ये कहा जाता है। ठीक है, ये फसलें यहां पर होती हैं। जलवायु की बात करें तो यहां पर औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक भूभाग यही है। जलवायु की बात करें तो यहाँ की अति आर्द्र जलवायु, कैसी जलवायु है इस क्षेत्र की? अति आर्द्र जलवायु है। नदियों की बात करें तो प्रमुख नदी चंबल, अतिरिक्त इसमें काली सिंध, परवन और पार्वती नदियां बहती है। यह सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक भूभाग है। यह राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्र वाला भूभाग भी है। यदि अपन बात करें संक्रांति प्रदेश इसे कहा जाता है। यह प्रदेश अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाली कड़ी है। भू आकृति के अस्पष्ट अधर प्रवाह के क्षेत्र के कारण इसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। इस भूभाग की सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी झालावाड़ में 517 मीटर है। इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई। इनके स्टेटमेंट लिखे आ सकते हैं कि निम्न में से दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती की पठार के बारे में असत्य कथन है या सत्य कथन है। तो इस भूभाग की सबसे ऊंची चोटी चांदखेड़ी झालावाड़ में 517 मीटर है। इसको बना के ये अभी तक आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। इस भूभाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदखेड़ी झालावाड़ में 517 मीटर। हाड़ौती के पठार का मुख्यतः 2 भागों में विभाजन किया गया है। एक है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से महान सीमा भ्रंश गुजरता है जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है तथा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल होने के कारण यह महान सीमा भ्रंश कहलाता है। अरावली और विंध्याचल का यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू, उत्तरी कोटा, सतूर, बूंदी, सवाई माधोपुर व सपोटरा, करौली, धौलपुर में देखा जा सकता है। यह क्वेश्चन शायद अभी फर्स्ट ग्रेड की जो जस्ट एग्जाम लगी, सेकंड ग्रेड की, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से महान सीमा भ्रंश किस जिले में नहीं देखी जा सकती। तो ध्यान रखना, मुख्यतः सवाई माधोपुर में देखी जाती है, कोटा में देखी जाती है, बूंदी में देखी जाती है, धौलपुर में देखी जाती है। इसके साथ में सवाई माधोपुर हो गया, सतूर, बूंदी, ये बूंदी की सबसे ऊंची चोटी, और चित्तौड़गढ़ के बेंगू में देखा जाता है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में देखा जाता है, ये ध्यान रखना। विंध्यन कगार भूमि पहला हिस्सा, यह है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है। विंध्याचल पर्वत का कौन सा भाग है प्यारे साथियों? अंतिम भाग यह है। यह बलवा पत्थरों से निर्मित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना कि इसका निर्माण कौन से पत्थरों से हुआ है? विंध्यन कगार का बलवा पत्थरों से। यह चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। कंगारों का मुख्य बनास और चंबल के बीच दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की ओर फैले। बुंदेलखंड है भाई, बुंदेलखंड नहीं, पूर्व में फैले। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र की कगार भूमियों की औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर के बीच में है। इसके प्रमुख पत्थर यानी लाल बलुआ पत्थर है वो धौलपुर में मिलता है, गुलाबी बलुआ पत्थर है वो करौली में मिलता है, स्लेटी बलुआ पत्थर बूंदी में, और पट्टी या कातले है वो बिजोलिया भीलवाड़ा कातला का नाम सुनेड़ा होलाते भीलवाड़ा कातलो। एक जोधपुर की तो पट्टी आवे वो अपने भीलवाड़ा की पट्टी चौड़ी आवे। तो यहां से लाल बलुआ धौलपुर में, गुलाबी करौली में और सलेटी बूंदी में।
उसके बाद में दूसरा हिस्सा है इसका दक्कन यानी दक्कन लावा का पठार। विस्तार यह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। नदी निर्मित मैदान हाड़ौती के पठार में, चंबल व उसकी सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, परवन, मेज आदि ने उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। इस क्षेत्र की मिट्टी काली, जो बेसाल्ट तत्व की प्रमुखता के कारण यहाँ काली मिट्टी है। इसकी औसत ऊंचाई 210 से 275 मीटर है। इस क्षेत्र में दक्कन लावा की सेल पाई जाती है। त्रिकोणीय कांपीय बेसिन, चंबल और इसकी सहायक नदियों ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है। किसने? चंबल और इसकी सहायक ने। दक्कन का पठार संस्कृत के दक्षिण से डेक्कन अंग्रेजी हो गया, फिर दक्कन हो गया। इस विशाल प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर है। यह त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा निर्धारित होती है। यह क्षेत्र विंध्यन पर्वतमाला का पश्चिमी भाग है। फिर है प्रमुख श्रेणियां, चंद्राकार पर्वत श्रेणियां। इस क्षेत्र में बूंदी की पहाड़ियां व मुकुंदरा की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार के रूप में फैली हुई है। पूछा जा सकता है कि अर्धचंद्राकार श्रेणियां कहां पर है, तो बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां 96 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली है। यह दोहरी पर्वतमाला है। बूंदी की पहाड़ियां 96 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। इस प्रकार से सर्वोच्च शिखर इसका सतूर बूंदी है, जो 353 मीटर ऊंचा है। ये विशेष ध्यान रखना कि बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतूर, बूंदी में। बूंदी जिले के 4 दर्रे, बूंदी के निकट दर्रा लाखेरी का दर्रा, रामगढ़ कटकट दर्रा, जेतावास का दर्रा, ये बूंदी के प्रमुख दर्रे हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार कोटा व झालावाड़ दोनों जिलों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कोटा में है। ध्यान रखना, मुकुंदरा की पहाड़ियां आपको अलग अलग जिले आ जाए तो कोटा करना है। लंबाई इसकी 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है। यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है। इसे यह विंध्याचल पर्वत का ही एक विस्तार माना जाता है। फिर दक्कन लावा की अन्य उच्च भूमियों में शाहाबाद का उच्च क्षेत्र, 12 जिले के पूर्वी भाग में शाहाबाद के आसपास का उच्च क्षेत्र, समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर है शाहाबाद का उच्च क्षेत्र। फिर है झालावाड़ का पठार, हाड़ौती के दक्षिण भाग में झालावाड़ जिले का पठारी भाग, जो मालवा के पठार का ही भाग माना जाता है। इसके दक्षिणी पश्चिम भाग में डंग गंगदार की उच्च भूमि है। किसके? झालावाड़ पठार का हिस्सा है। ध्यान रखना, औसत ऊंचाई 450 मीटर। ये भी पूछा हुआ है कि झालावाड़ के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां भी मौजूद है। इस क्षेत्र में रामगढ़ कस्बे 12 में घोड़े के नाल की आकृति हॉर्स शू आकार की एक पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि घोड़े के नाल जैसी आकृति कहां पर है? रामगढ़ 12 में। राजस्थान के प्रमुख 3 टॉप पठार, सबसे पहला पठार है उड़िया का पठार, सिरोही में है। 1360 मीटर यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो आबू पर्वत पर गुरु शिखर के नीचे स्थित है। उससे नीचे 1225 मीटर ऊंचा है भोराट का पठार। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर के बीच का पठार को भोराट का पठार कहते हैं। 1225 मीटर ऊंचा राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। यह पठार महाराणा प्रताप की कार्यस्थली रहा है। भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा उदयपुर है। कई बार यह भी पूछ सकते हैं। तीसरा है आबू का पठार, सिरोही में 1200 मीटर ऊंचा, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। इस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट आबू बसा है, जो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। बेथोलित प्रकार का एक पठार है। राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ नगर है, वो प्रतापगढ़ है। अन्य प्रमुख मेसा का पठार, इस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। लसाड़िया का पठार इंपोर्टेंट है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर जयसमंद झील के पूर्वी भाग में फैला कटापटा का पठार है, वो लसाड़िया का पठार है। इंपोर्टेंट है, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया गया। वर्तमान में लसाड़िया का पठार सलूम्बर जिले में स्थित है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ बेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। धीराजी का पठार चित्तौड़गढ़ में। काकनवाड़ी का या क्रांसका का पठार है, अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। ऊपरमाल का पठार इंपोर्टेंट है, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो पठार है, यह पठारी क्षेत्र मालवा पठार का विस्तार है। यहाँ यूं आकार की नदियां प्रवाहित होती है। बहुमठ का पठार दक्षिणी उदयपुर सलूम्बर और उत्तरी डूंगरपुर पूर्वी सिरोही में स्थित है। राजस्थान के प्रमुख जियो हेरिटेज साइट्स की बात करें तो आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में 1972 में, जामर कोटड़ा स्ट्रेटोमाइस फॉसिल पार्क उदयपुर में, बोजुंदा
स्ट्रेमोलाइट पार्क चित्तौड़गढ़ में, किशनगढ़ नेफेलाइट साइनाइट अजमेर में, जोधपुर वोल्डे टप जोधपुर में है, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड सतुर बूंदी में है, सेंद्रा ग्रेनाइट ब्यावर में, बर कांग्लोमेरेटा ब्यावर में, राजपुरा दरीबा खनिज क्षेत्र गौशान राजसमंद में, जावर प्राचीन खनन स्थल उदयपुर में, रामगढ़ मेटेओराइट इंपैक्ट क्रेटर 12 में है और थार का मरुस्थल जैसलमेर में। जैसलमेर जेठवई क्षेत्र में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं जो 167 मिलियन 16.7 करोड़ वर्ष पुराने। इंपोर्टेंट फैक्ट है। आईआईटी रुड़की और जीएसआई ने शाकाहारी डाइकेमोक्सेट ओसोराइड सोरोपोडस डायनासोर का सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज किए। इसे थारोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है। कोई विशेष फैक्ट नहीं है। अब है विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। नवीन पैटर्न वाले प्रश्न आज की क्लास में मैंने शामिल नहीं किए क्योंकि आप लोगों के लिए पहले मैंने इसे सोचा है थ्योरी करके फिर पीवाईक्यू लेके आए एक साथ कंप्लीट, तब मैंने इसलिए उनको रख लिया है। छोटे मोटे क्वेश्चन देख रहे हैं, नए वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन है वो बाद में एक क्लास में करवा देंगे कंप्लीट ज्योग्राफी की। अरावली पर्वतमाला की दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, रीट में हर बार आता है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? बोराट का पठार कहलाती है। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है 1722 मीटर। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? तो झालावाड़ और कोटा में। बरखान क्या है? तो रेत के टीले हैं बरखान। ये सारे रीट के क्वेश्चन है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? चादर दुल्हन कहा जाता है। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? आज पढ़ा है चंबल बेसिन में। लाटी श्रेणी क्या है? तो ये जल वृत्त है यानी मीठे पानी की भूगर्भिक जल की पट्टी है जो कहां पाई जाती है? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण के बीच में 80 किलोमीटर है। 2007 में काजरे के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। बाप बोल्डर्स बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर। वर्तमान में ये फलोदी में आ गया है, फलोदी जिले। लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। राजस्थान का अधिकांश उच्चावशीय भाग औसत समुद्र जल से कितनी ऊपर की श्रेणी में? तो अधिकांश उच्चावशीय 250 से 300 मीटर। अरावली श्रेणी के निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी है? निम्न में से रघुनाथगढ़ दिया है, शेर दिया है, तारागढ़ दिया है, अचलगढ़। तो इनमें से शेर है, दूसरी है वैसे। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का है? तो थार या पश्चिमी मरुस्थल या लूणी बेसिन का हिस्सा है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। रीट में तो हर बार ये क्वेश्चन आता है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित कीजिए। रीट L2 2022 में भी आया था और ये शायद वर्तमान में भी आया था, अभी लगी थी। शेखावाटी प्रदेश, फिर विंध्यन श्रेणी, फिर लूणी बेसिन और फिर माई बेसिन। इनका पूछा था उत्तर से दक्षिण, अब की बार पूछा था पूर्व से पश्चिम। तो ये था आपका लास्ट चैप्टर जो अपन ने कंप्लीट रूप से कर लिया है। वो था पूर्वी मैदान और कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। और यहां से आपका दूसरा भौतिक प्रदेश वाला पार्ट यानी भौतिक प्रदेश चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाता है। इतनी थ्योरी यदि आप लोग कर लोगे तो आपको इससे बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इतना कर लोगे तो सीईटी नहीं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर आप लोग बन जाओगे। इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इन क्लासों को 1-2 बार सुन लोगे तो भी आपको ये चीजें याद रह जाएगी, ठीक है ना। यहाँ आपको पता है वैसे तो है नहीं, लाइव क्लास लेके पंचायती करने का काम इस यूट्यूब चैनल पे कभी देखने को नहीं मिलेगा। क्लासें हमेशा आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी। हाँ, क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे अपन लाइव क्लासें लेके लास्ट में करेंगे, जल्द ही शुरू कर देंगे वो भी क्लास लेना। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू क्लासों से जुड़ जाइए। लास्ट में मैं मैराथनों के द्वारा वापस रिवीजन करवा दूंगा, तब तक के लिए आप छोटी छोटी इन क्लासों को जरूर देखते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना सेशन कैसा रहा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद, राम राम।